अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन कह लो या बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइंस कह लें या सिम्टम्स कह लें जिनके साथ पेशेंट हमारे पास ना ओपीडी में आ रहे होते हैं। सो आपको या आपके घर में किसी को भी इनमें से कोई भी कंप्लेन है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको रूल आउट करना है और उसके अंडरलाइन क्या बीमारी हो सकती है और इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। सबसे पहले आपको पता है ओपीडी में या आपके घरों में या आपको खुद भी हर टाइम बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जी डॉक्टर साहब हमें ना फटीग रहती है। अब फटीग का क्या मतलब है जी? डॉक्टर साहब हमें थकन रहती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जी आप नींद पूरी करते हैं, खुराक आपकी ठीक है, काम तो ज़्यादा नहीं करते, तो वो कहते हैं नहीं, नींद मैं 8-10 घंटे सो लेता हूँ, मैं खाना खाना भी ठीक खाता हूँ, काम भी मैं कोई इतना ज़्यादा भारी काम नहीं करती। औरतें कहती हैं हम तो नहीं करती, हमारी बहू बेटियाँ करती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मेरी टांगों हर टाइम दर्द करती हैं, मेरा जिस्म हर टाइम दर्द करता है। तो ये जो उनको फटीग फील होती है या फिर हम दूसरे उर्दू में अगर कह दें थकन फील होती है, हर टाइम उर्दू में जितनी अच्छी आती नहीं है लिखनी, तो अगर वो कह रही हैं कि हर टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है बिसाइड दिस कि वो आराम ठीक कर रही हैं, नींद पूरी कर रही हैं, खुराक ठीक कर रही हैं, तो अब इस फटीग के ना बेटे दो मेजर मसले हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि उनको अनीमिया हो यानी खून की कमी हो। दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो थायराइड इशू है और फटीग होती है ज़्यादातर हाइपोथायराइड के पेशेंट में। सो इन लोगों में हम दो टेस्ट कराते हैं। नंबर 1 हम सीबीसी करा लेते हैं यानी फुल ब्लड काउंट करा लेते हैं, और नंबर 2 हम लोग क्या करा लेते हैं, या तो थायराइड प्रोफाइल करा लेते हैं या स्पेसिफिकली अगर मैं कह दूं तो हम TSH T3 और T4 के लेवल्स करा लेते हैं। अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, वो मैं अलग वीडियो में सिखाऊंगी। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब मुझे ना हर वक्त ही बुखार रहता है। ठीक है, बुखार तो बस चलता ही रहता है, बुखार तो मुझे रहता ही है। तो कंटिन्यूसली अगर किसी इंसान को फीवर रहता है तो इस फीवर का मसला ये हो सकता है कि अंदर बॉडी में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, जिसका पता नहीं है, या अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली फीवर होता है। अब इसको ना हम लोग फीवर या पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, ल्यूकीमिया हो सकता है, लेकिन हमेशा आपने सिंपल चीज़ों से सोचना है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन सोचना है। और इसके लिए भी आपने इनिशियली जो टेस्ट कराने हैं उसमें आप एक CBC खून का टेस्ट कराओगे, उसमें ल्यूकोसाइड काउंट वगैरह देखोगे इन्फेक्शन के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट मार्कर होता है ESR की नॉर्मल वैल्यू 0 से 20 तक होती है, इससे ज़्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई सूजन चल रही है। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट्स भी हैं मेरे पास, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में कि किस तरह से देखी जाती हैं और इंटरप्रेट होती हैं। फिर एक पेशेंट आता है और वो कह रहा है जी डॉक्टर साहब थकन है या बुखार रहता है, और आप पूछते हो कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका वज़न बहुत कम हुआ हो। अब वो कहते हैं पता नहीं, हमने चेक नहीं किया। तो आपने फिर इस तरह से पूछना है कि ऐसे तो नहीं है कि आपने पहले जो कपड़े बनवाए हुए थे वो बड़े तंग थे, अब वो कपड़े आपको खुले हो गए हों, या घर वाले आपको कहते हो आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो अगर सडन वेट लॉस की या चलो वेट लॉस की हिस्ट्री है यानी वज़न कम हुआ है, तो ये भी एक अनफॉर्चुनेटली अलार्मिंग साइन होता है। और इसका मोस्टली मतलब यही है कि पेशेंट के अंदर कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, यानी खुदा न खास्ता उसको कोई कैंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर TB होती है, उसमें भी वेट लॉस होता है। तो सिस्टेमिक डिजीज़ में और स्पेशली मैलिग्नेंसीज़ में यानी कैंसर में वज़न कम होता है, और अगर ये साइन है तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसके लिए फिर हम पेशेंट को रूल आउट करते हैं। रूल आउट में यही, पहले मैं इसकी CBC करा लूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं ESR वगैरह करा लूँगी, फिर हम लोग साथ में चेस्ट एक्सरे करा लेंगे कि TB तो नहीं है, फिर देखेंगे कि कंप्लेन ज़्यादा कहाँ ख़राब है, उस एरिया रिलेटेड फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। फिर कुछ लोगों का ये मसला होता है, जैसे मेरा अपना मसला ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब पहले ऐसे होता था कि मैं सीढ़ियाँ छोड़ूं तो सांस फूल जाता था, फिर ऐसे होता है कि झाड़ू लगाऊं तो सांस फूल जाता है, अब तो ये हालत है कि कपड़े चेंज करते हुए भी मेरा सांस फूल जाता है, या बातें करते करते। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, शायद मैं बोलती बहुत तेज़ हूँ इसलिए। तो अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री है यानी वो कहती है कि उसका जी सांस फूलता है, तो सांस फूलना भी एक नॉर्मल साइन नहीं है। इसकी हम प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं कि किस लेवल पे कितना सांस फूलता है, और यूजुअली इसके अंदर कोई भी हार्ट रिलेटेड या फिर हम लोग कहें कि गुर्दों में कोई सॉरी लंग्स में, फेफड़ों में कोई मसला हो सकता है। और फिर हार्ट और लंग्स की पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट्स करते हैं। ठीक है बेटे, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की है और क्या हिस्ट्री है, क्या एग्जामिनेशन है, आपको चेक लाजमी कराना है और फिर इसके टेस्ट होंगे।
प्लस अगर कोई कहता है जी नहीं डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मैं जितना मर्जी लोशन लगा लूँ फिर भी ड्राइनेस रहती है, तो इस ड्राइनेस का मतलब डिहाइड्रेशन यानी उनमें पानी और नमकियात की कमी हो सकती है। सो हम उनको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, नमकियात एंड ORS वगैरह भी सजेस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर अगेन ड्राई और इची स्केल ना थायराइड में भी होती है, सो हम थायराइड की टेस्टिंग करा लेते हैं। फिर हम पूछते हैं कि जो आपकी स्किन सूखती है ये मौसमी ऐसा होता है या कोई चीज़ खाने के बाद आपको ख़ारिश होती है उसके बाद ऐसा होता है, तो अगर वो इसको इंडिकेट करेगा किसी फैक्टर के साथ तो वो एलर्जिक भी हो सकता है। सो हमने रूल आउट करना है और प्रॉपरली ट्रीट करना है। तो मोस्ट कॉमनली ये साइन प्रेजेंट हो रहे होते हैं आपके पास और इनके अंडरलाइंग मसले बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई मसला ना हो सकता है सिर्फ खून की कमी हो सकता है थायराइड का मसला हो, इवन हो सकता है कि अंदर कोई कैंसर भी चल रहा हो। तो अगर इनमें से कोई भी साइन प्लस अगर आपको साथ में हेयर फॉल है तो ये वो साइन नहीं है जिनको लाइट लिया जाए। आपने इन साइंस को ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है, इनको चेक कराना है। अगर इसमें से कोई मसला आपके साथ है तो आप लोग मुझसे भी सजेशन ले सकते हैं, मैं भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्या टेस्ट कराने हैं और फिर उन टेस्ट को इंटरप्रेट भी कर सकती हूँ। लेकिन दवाई फिर ज़ाहिर है आपने अपने डॉक्टर से ही लेनी है, ठीक है जी। और बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये टेस्ट जब हम करा लेते हैं तो फिर इन टेस्ट को पढ़ते किस तरह से हैं, ताकि आप घरों में ही जो है वो अपने टेस्ट करा लें और ख़ुद उसको पढ़ लें। बेशक कंसल्टेशन फ़ी ना दें, लेकिन दवाई स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपने एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। खुद इतनी डॉक्टरी नहीं करनी है कि दवाई खुद ले लें, ठीक है जी।